Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article talks about India's nuclear doctrine and why it remains relevant even after 25 years of its draft. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होता क्या है। इट इज सेट ऑफ पॉलिसीज या स्ट्रैटेजीज जो एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री यानी कि जो देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो कैसे उस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने वाला है, ये सारी जो स्ट्रैटेजी मेंशन की जाती है प्रॉपर डॉक्यूमेंट में, उसी डॉक्यूमेंट को कहा जाता है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो भारत का भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाया गया इन 1998, ड्राफ्ट रिलीज किया गया क्योंकि 1998 में ही भारत ने सेकेंड पोखरण एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग ऑपरेशन शक्ति भी कहते हैं। पहला पोखरण एक्सपेरिमेंट हुआ था 1974 में और वहां पे जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। बट 1974 वाला जो ऑपरेशन था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसके बाद इंडिया ने कहा कि ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है इसका सिर्फ और सिर्फ हम लोग पीसफुल पर्पसेस में यूज करेंगे। सो इंडिया डिड नॉट ऑफिशियली बिकेम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन 1974 या आफ्टर पोखरण 1 एंड ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद वी डिड नॉट बिकम ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था चारों तरफ से। हमने तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो कर ही लिया था, तो पोटेंशियली वी कुड डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स आल्सो, बट इंडिया फॉर्मली सेड कि वी वोंट बी यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी फॉर वेपनाइजेशन पर्पस एंड दैट इज व्हाई 1974 के एक्सपेरिमेंट के बाद इंडिया डिड नॉट अडॉप्ट इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। लेकिन 1998 में जो सेकेंड पोखरण एक्सपेरिमेंट हुआ ऑपरेशन शक्ति, उसके बाद इंडिया formally announced कि we are going to use this technology for weaponization of nuclear materials। तो इस कारण से फिर इंडिया ने ऑफिशियली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन फ्रेम करना शुरू किया इन द ईयर 1998 which was adopted in 2003। तो भारत की अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जहाँ पे भारत कैसे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा इफ नीडेड, वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं। अगर इंडिया की हिस्ट्री देखी जाए विथ रिस्पेक्ट टू इट्स आइडियोलॉजी अबाउट न्यूक्लियर वेपन, तो 1947 से लेकर के 1974 तक इंडिया ऑलवेज बिलीव्ड इन पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि 1974 से लेकर के 1998 वाला जो पीरियड था, यहाँ पे एम्बिग्विटी देखने को मिली। पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंतर्गत डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ने डेवलप किया इंडिया के न्यूक्लियर साइट्स जहां से पावर जनरेट किया जा सके। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड ऑल वेर डेवलप्ड। लेकिन 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जिसमें हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो किया बट हमने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे इस एक्सप्लोजन की टेक्नोलॉजी की मदद से। तो 1974 से लेकर के 1998 तक ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा से लेकर के ऑपरेशन शक्ति तक का जो टाइम था, दैट वाज एन एम्बिगुअस, आप कह सकते हैं कंफ्यूजिंग स्टेट। ये भारत क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद भी हमने वेपन बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, इसको लेकर के स्टैंड क्लियर नहीं था। एंड देन 1998 ऑनवर्ड्स स्टैंड इज क्लियर, वी हैव डेवलप्ड आवर न्यूक्लियर वेपन, बट हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, दैट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड इन इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन देखी जाए तो उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट आइडिया है वो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम लोग न्यूक्लियर वेपन पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी देश के अगेंस्ट। इनफैक्ट अगर कोई देश न्यूक्लियर वेपन नहीं होल्ड करता है तो उसके खिलाफ हम न्यूक्लियर वेपन कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इससे सीधा सीधा मतलब निकल करके आता है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रिटेलिएशन में किया जाएगा, यानी कि जवाब देने में किया जाएगा। अगर आप हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करते हैं तो दैट मीन्स countries with not having a nuclear weapon won't be attacked with nuclear weapon at all. There is no possibility at all as per no first use policy। लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरा देश जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो हमारे ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियर वेपन से, देन वी विल रेस्पॉन्ड विथ मैसिव रिटालिएशन। हमारी जितनी ताकत है सब लगा देंगे
अपने न्यूक्लियर वेपन का भरपूर इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे ऊपर अटैक किया तो तुमने न्यूक्लियर वेपन से। दैट इज द आइडिया। इसका सरल सा मतलब ये निकल करके आता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एंड मैसिव रिटालिएशन से कि जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया गया है दैट हैज बीन फॉर डेटरेंस पर्पस। डेटरेंस मतलब दूसरों को डेटर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम अटैकिंग अस विथ न्यूक्लियर वेपन। साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस मतलब उतना ही न्यूक्लियर वेपन हम डेवलप करेंगे जिससे हम अपने दुश्मनों को, एडवर्सरीज को अपने ऊपर अटैक करने से रोक पाए, उससे ज़्यादा डेवलप नहीं करेंगे। बट यस, न्यूक्लियर वेपन्स जो डेवलप किए जाएंगे वो इस तरीके से डेवलप किए जाएंगे कि वी विल हैव सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी कि सर्वाइवेबिलिटी एंड सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी कि ऐसे डेवलप किए जाएंगे कि चाहे कितना भी मैसिव अटैक हो जाए भारत के ऊपर, हम जवाब देने लायक बचें। ऐसा ना हो कि हमारे सारे न्यूक्लियर वेपन रखे के रखे रह जाएं और कोई मैसिव अटैक कर दे, बस हम मैसिव रिटालिएशन कर ही ना पाए, रिटालिएट कर ही ना पाए। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन्स कम डेवलप किए जाएंगे लेकिन फ्लेक्सिबल, डायनामिक तरीके से डेवलप किए जाएंगे इन ऑर्डर टू हैव सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वंस वी आर अटैक्ड विथ न्यूक्लियर वेपन। और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी या सर्वाइवेबिलिटी के लिए, इवन इन केस ऑफ न्यूक्लियर अटैक, इसके लिए जरूरी है कि न्यूक्लियर ट्राइड डेवलप किया जाए। तो भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर न्यूक्लियर ट्राइड का भी जिक्र है। ट्राइड मतलब जमीन से, पानी से यानी कि ओशन से, और हवाई मार्ग से यानी कि एयरफोर्स के थ्रू हम लोग न्यूक्लियर वेपन से काउंटर कर पाए। तो अगर हमारे जमीन पे अटैक होगा तो ये दोनों फोर्स काउंटर रिटालिएशन करेंगे, अगर पानी में अटैक होगा तो बाकी दोनों फोर्स काउंटर रिटालिएट करेंगे। तो न्यूक्लियर ट्राइड इज अ काइंड ऑफ प्री कंडीशन फॉर क्रेडिबल डेटरेंस, तो जो भारत ने डेवलप किया है आज पर इट्स इन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। एंड द लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमिटेड टू ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो भारत का स्टैंड राइट सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इज क्लियर। हम चाहते हैं कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन ना हो, वी वांट कंप्लीट डिसआर्मामेंट। बट हाँ, जैसे कुछ ऐसे ट्रीटीज हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड ऑल, जो कहते हैं कि कुछ देश, खासकर P5 कंट्रीज ऑफ यूएनएससी कैन होल्ड न्यूक्लियर वेपन्स, अदर्स कैन नॉट। सच काइंड ऑफ पॉलिसीज आर नॉट accepted to India because they are discriminatory. But if all world countries are collectively willing to give up on its nuclear weapon, India is also willing to. So India still is committed to global nuclear disarmament, complete giving up on nuclear weapons. अब ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, ये आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया है कि भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाया गया था वो लगभग 25 साल पहले बनाया गया था। तब से लेकर के अभी तक में जो स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट, वो काफ़ी बदल चुका है। पाकिस्तान और चाइना ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स की कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ा ली है। उसके अलावा कन्वेंशनल वेपन्स भी आजकल बहुत डायनेमिक हो गए हैं। सिर्फ न्यूक्लियर वेपन ही नहीं खतरनाक हैं, कन्वेंशनल वेपन्स, केमिकल वेपन्स आ गए हैं। ऐसे देश जिनके पास केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, अगर वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो क्या फिर भी हम उनके ऊपर न्यूक्लियर रिटेलिएशन नहीं करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन होल्ड करने वाले देशों के लिए एक एडवांटेज है कि इंडिया तो हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर ही नहीं सकता क्योंकि इट फॉलोज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो इसको लेकर के डिबेट है कि भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो 25 साल पहले बनाया गया था और कई सारे स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट्स बदल चुके हैं, स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंटल कंडीशंस बदल चुके हैं। इसीलिए परहैप्स इंडिया नीड्स टू लुक ऑन इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एंड स्पेशली द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिसी विच इज नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इसको बदलने की जरूरत है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में तो यही कहा गया है कि भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो काफ़ी बैलेंस्ड है एंड इट होल्ड्स रेलेवेंस इवन इन प्रेजेंट टाइम। इसकी अच्छी बात यह है कि मोरल ग्राउंड्स और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट दोनों के बीच में एक फाइन बैलेंस करता है। मोरालिटी भी है कि जब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट किसी को थ्रेटन करने के लिए, अटैक करने के लिए नहीं किया है। हमने इसका डेवलपमेंट बस और बस अपने डिफेंस के लिए किया है। तो इस तरीके से मोरली जस्टिफाइड है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी फुलफिल कर रहा है, किसी दूसरे देश को हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने से प्रिवेंट करता है विद द पॉलिसी ऑफ मैसिव रिटालिएशन। तो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी है, मोरल ग्राउंड नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कारण भी आ रहा है। तो इस तरीके से इट्स अ फाइन पॉलिसी विच होल्ड्स रिलेवेंस टिल डे, यही कहा गया इस आर्टिकल में। बट हाँ, आज के डेट में काफ़ी सारी बहस चल रही है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को बदलना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए।
इस टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए हाल फिलहाल में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं पहले वो समझते हैं. जोरहट असम में एक करेक्शनल होम में आउट ऑफ 77 इनमेट्स, जुवेनाइल इनमेट्स, 13 were found to be infected with HIV. तो ये जो केसेस हैं HIV के, ये बताए जा रहे हैं कि मेनली अनसेफ सिरिंजेस का इस्तेमाल करने के कारण हुआ है बच्चों के अंदर, इवन इन करेक्शनल होम्स. अनसेफ सिरिंजेस फॉर ड्रग्स अब्यूज, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे और इस कारण से उनको HIV इन्फेक्शन हुआ है इवन करेक्शनल होम. अब ये जो इवेंट है या ये जो इंफॉर्मेशन है, इट हाईलाइट्स कि हमारे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में भी खासकर आसाम के अंदर कितना सारा गैप्स है. तो सबसे पहले समझते हैं करेक्शनल होम होता क्या है. देखिए करेक्शनल होम एक तरीके का जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर है. यहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जो कुछ ना कुछ क्राइम करे हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं विच इज कंसिडर्ड एज क्राइम in society, yeah, as per the law. But since they are juvenile, so they cannot be put into regular jails. Yet they have to be corrected, they have to be rectified, and that is why they are sent at correctional home. इसी को कहा जाता है juvenile detention center भी. It houses those minors who are in conflict with law. सरल भाषा में ऐसे माइनर्स जो कुछ ना कुछ क्राइम किए हुए हैं, who are in conflict with law, they are sent into this juvenile detention center. इन जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में बच्चों का केयर, प्रोटेक्शन, प्रॉपर ट्रीटमेंट, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग की जाती है ऑफ यंग ऑफेंडर्स रादर देन मियरली पनिशिंग देम. अब ये जो करेक्शनल होम्स हैं या जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर हैं, दे हैव बीन डेवलप्ड एज पर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 डील्स विद टू काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन. इस कानून में दोनों तरीके के चिल्ड्रन से डील करने की बात की गई है. जुवेनाइल हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, यानी कि जिन्होंने कोई क्राइम किया है, एंड जुवेनाइल हु नीड्स प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऐसे बच्चे जिनको सरकार की तरफ से कुछ सहायता की जरूरत है, जो स्ट्रीट बेगर्स हैं या चाइल्ड लेबर हैं, उनके लिए. अब इस आर्टिकल में बात की गई, आप देख सकते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए जो करेक्शनल होम में कुछ ना कुछ इस तरीके के इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ऐसे करेक्शनल होम्स का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं करेक्शनल होम में, ये सब करना अलग अलग स्टेट लेवल पे उनके स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जिम्मेदारी है. जैसे असम के अंदर असम स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जिम्मेदारी है. अभी इस कमीशन को टाइम टू टाइम ऑडिट करना चाहिए करेक्शनल होम्स के, कि वहां पे बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बट इस आर्टिकल में कहा गया है कि ऐसा कुछ भी ऑडिट कई सालों में आसाम के अंदर तो कम से कम आसाम स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने नहीं किया है. तो जरा समझते हैं इस बॉडी के बारे में, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. ये बॉडी नेशनल लेवल पे बनाई गई है, एक सेंट्रल बॉडी, और फिर रेस्पेक्टिव स्टेट्स में बनाई गई है. ठीक है. और these bodies are statutory bodies created under Commission for Protection of Child Rights Act 2005. तो ध्यान देने वाली बात है, डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अंतर्गत, जबकि नेशनल सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड स्टेट सेंटर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये दोनों बनाए गए हैं आज पर एन एक्ट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट ऑफ 2005 हैं. दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं. This Commission for Protection of Child Rights works under Ministry of Women and Child Development. तो देखिए ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये यूनियन लेवल पे है. इसके एक चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 2 कम से कम विमेन होनी चाहिए. और ऐसे ही इसी कानून के अंतर्गत कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के अंतर्गत स्टेट लेवल पे बनाए जाएंगे स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. असम के अंदर बनाए गए असम स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. इसकी जिम्मेदारी है, इस असम स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जिम्मेदारी है कि जो करेक्शनल सेंटर्स हैं वहां पे बच्चों का प्रॉपर टेक केयर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वो ध्यान देना. उसके अलावा बच्चों से रिलेटेड जो भी स्कीम्स भारत सरकार चला रही है, उसका ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका देखने का काम होता है नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का. और वैसे ही स्टेट लेवल पे बच्चों के लिए जो भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उसका ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो देखने का काम होता है असम स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स.
तो ये जो बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टेट एंड यूनियन लेवल पे, इनका काम है टू ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज पॉलिसीज दैट हैव बीन इनैक्टेड फॉर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। और इन बॉडीज को, जैसा कि मैंने आपको कहा, बनाया गया है एज पर दिस कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट ऑफ 2005। ये जो कानून है बच्चों के वेलफेयर के लिए, इसको लाया गया भारत में इन लाइन विथ एन इंटरनेशनल लॉ जिसका नाम है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, राइट्स ऑफ चाइल्ड 1990, जिसका भारत भी सिग्नेटरी है। तो मैं एक बार समराइज करा दूं। एक इंटरनेशनल लॉ है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1990 का, जिसका भारत सिग्नेटरी है। इस कानून के अंतर्गत फिर भारत ने 2005 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट लाया, जिसके अंतर्गत नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अभी इनकी जिम्मेदारी है ये देखना कि बच्चों के लिए जो भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो। जब HIV इन्फेक्टेड बच्चे करेक्शनल होम्स के अंदर मिले हैं, इसका क्या मतलब है कि वो बच्चे करेक्शनल होम के अंदर भी ड्रग्स ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। वो बात अलग है कि कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से सफाई आई है, आर्गुमेंट आया है कि ये बच्चे पहले से ही HIV इन्फेक्टेड थे, करेक्शनल होम में आकर के इन्फेक्शन नहीं हुआ इनका। तो अब देखने वाली बात यह है कि ASPCR, नेशनल स्टेट लेवल की जो हमारी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बॉडी है, उसने ऑडिट क्यों नहीं किया? वो टाइम टू टाइम ये डेटा क्यों नहीं मेंटेन करती है कि कितने करेक्शनल होम में बच्चे हैं, उनका क्या हेल्थ स्टेटस है? क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है। अभी जब बात चली रही है असम लेवल पे स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अंतर्गत की, तो देखते हैं इसका एक और काम है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ सर्विलेंस ऑफ करेक्शनल होम, इसको ये भी देखना है कि इम्पॉर्टेंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन आर गेटिंग इम्प्लीमेंटेड और नॉट इन राइट मैनर। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण स्कीम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो जो बच्चे सड़कों पे आप देखते हैं भीख मांगते हैं, स्ट्रीट में रहते हैं, जिनका शेल्टर, न्यूट्रिशन ये सब डिनाई हो रहा है, इन बच्चों के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक शेल्टर होम बनाया जाना है। तो करेक्शनल होम अलग होता है जहां उन बच्चों को रखा जाता है हु आर इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, और शेल्टर होम अलग होता है उन बच्चों के लिए हु नीड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। करेक्शनल होम, शेल्टर होम, और दोनों में कैसा काम हो रहा है उसका देखने का काम होता है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। यूनियन लेवल पे नेशनल कमीशन, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये जो दोनों होम है, करेक्शनल होम एंड शेल्टर होम, ये बनाए गए हैं एज पर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015। बट ये जो कमीशंस बनाए गए हैं, दे हैव बीन क्रिएटेड एज पर एन एक्ट ऑफ 2005। तो शेल्टर होम के अंदर बच्चों को बेसिक न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिक्रिएशन फैसिलिटीज का ध्यान दिया जाता है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ शेल्टर होम्स की बात, क्योंकि ये केस स्टडीज में भी खूब काम आएगा। केस स्टडीज जैसे आते हैं एथिक्स पेपर में, कि आप देख रहे हैं किसी बच्चे को जो भीख मांग रहा है या फिर चाइल्ड लेबर में एंगेज्ड है, लेकिन उसके माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो उस बच्चे का खाना पीना का ध्यान नहीं दे सकते, उसको स्कूल नहीं भेज सकते, इसीलिए वो बच्चा चाइल्ड लेबर में एंगेज हो रहा है। तो उस केस में आप लिख सकते हैं कि सच चाइल्ड शुड बी रिहेबिलिटेटेड एज पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन and must be sent to shelter home of the given district। और प्रैक्टिकल यूज भी है इसका। अगर आपको वाकई तौर पे कोई बच्चा शेल्टरलेस दिखे, डेस्टिट्यूट दिखे, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको शेल्टर होम वाले जो नंबर है वहां से कनेक्ट करा करके उसको शेल्टर होम में पहुंचा दें। यहाँ चाइल्ड का डेफिनेशन है एनी इंडिविजुअल हु इज बिलो 18 ईयर्स। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इसका है। आप मोबाइल पे ढूंढेंगे तो आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का शेल्टर होम्स या उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका नंबर मिल जाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टाइटल इज अबाउट ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये एक आर्टिकल है विच टॉक्स अबाउट इनिशिएटिव ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट। उत्तराखंड की सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। दिस कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2021। ये ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स क्या करता है कि जो स्टेट के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, एयर, वाटर बॉडीज, इन रिसोर्सेज का हमारे जीवन में क्या उपयोग है उसको आइडेंटिफाई करता है और फिर क्वांटिफाई करता है। दिक्कत क्या है कि हमारा जो इकोनॉमिक मेजरमेंट का तरीका है विच इज प्राइमरीली जीडीपी, इट इज वेरी मच मटेरियलिस्टिक।
and it does not identify the significance of ecological resources in our life and the kind of services these ecological resources provide in our life. And because of this narrow understanding of economic progress, which we quantify in terms of GDP, we end up destroying the ecosystem around us. तो ये जो ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स है, इसकी कोशिश ये है कि जीडीपी वगैरह तो मेजर हो ही रहा है, जो स्टेट के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका हमारे इकोनॉमी पे कैसे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है, क्या क्या वो इकोसिस्टम सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, उसको भी मेजर करना। अब पेड़ पौधों का क्या जीवन में हमारे उपयोग है, उपयोग इकोनॉमिक सेंस में, नदियों का क्या हमारे जीवन में उपयोग है इकोनॉमिक सेंस में, उसको मेजर करेंगे। सिर्फ जीडीपी को मेजर नहीं करेंगे तब तो जाकर के हमें पता चल पाएगा कि इनको सस्टेन करना जरूरी है फॉर आवर ग्रोथ एंड सर्वाइवल इन लॉन्ग रन। सरल भाषा में कहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी कारण से जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं हमारे आसपास के, उनके सर्विसेज को क्वांटिफाई करने की कोशिश की जाती है अंडर ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। इकोसिस्टम सर्विसेज का सरल सा मतलब है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है हमारे आसपास में, वो हमें क्या क्या सर्विस देता है। वो बात अलग है कि इसको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं। पहला सर्विस देता है कल्चरल, रिक्रिएशन, जाते हैं हम घूमते फिरते हैं, अब हॉलीडे करते हैं। रिलीजियस, स्पिरिचुअल, मन की शांति, एंड इको टूरिज्म तो प्रमोट करता ही है। तो जब तक हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे, टूरिज्म कैसे एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोग्रेस करेगा। ठीक है। प्रोविजनिंग, कई सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है, टिम्बर, पल्प, पेपर, फाइबर, फिश, मेडिसिनल प्लांट्स, सपोर्टिव, कई सारे एक्टिविटीज चलते रहते हैं। साइकिल, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिल, एनिमल्स मर गए तो उनकी डेड बॉडी को ब्रेक डाउन किया जाता है, वही न्यूट्रिएंट सॉइल को इनरिच करता है, उसी सॉइल से फिर प्लांट्स जो हैं वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स बनाते हैं जिनको हम लोग खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। तो एक साइकिल चलता रहता है। वाटर साइकिल इन सेम वे, न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये सब सपोर्टिव सिस्टम है ऑफ द इकोसिस्टम without which our survival is impossible. But the problem is we do not identify them directly as a segment of economy and how they support in survival of our economy. Regulating, फ्लड कंट्रोल करना, इरोजन प्रिवेंट करना, पेस्ट कंट्रोल करना, ये सारी सर्विसेज भी इकोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है। तो कलेक्टिवली दीज 4 सर्विसेज आर नोन एज इकोलॉजिकल सर्विसेज। Unfortunately, the narrow method of economic accounting, which is GDP, does not directly take up the contribution of these services in our economic activity. कैसे केयर इकोनॉमी पे प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने मेंस में कि अब वुमेन जो घर में काम करती हैं, हाउसवाइफ्स, वो सीधा सीधा इकोनॉमिक अकाउंटिंग में आता नहीं है, जीडीपी में आता नहीं है, इसीलिए उसको कहा गया केयर इकोनॉमी बिकॉज इट इज नॉट मोनेटाइज्ड। सिमिलरली द नेचर विच प्रोवाइड्स अस सेवरल सर्विसेज known as ecological services, it is not monetized, and that is why it is not directly counted as part of GDP, and that is the reason why we often end up neglecting their contribution in our life, and the kind of economic progress we follow is narrow. तो इसी चीज को डील करने के लिए फिर उत्तराखंड की सरकार ने इनिशिएटिव लिया है जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक गाइडलाइन या डायरेक्शन बन सकता है, जहां पे उन्होंने मेजर करना शुरू किया। अपार्ट फ्रॉम जीडीपी दे आल्सो मेजर ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। इसके अंतर्गत एयर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन एन ईयर एंड एरिया ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल, ये 4 कंपोनेंट को मेजर करके एक ओवरऑल जीईपी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, एयर की क्वालिटी, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट, ये चारों के अलग अलग क्वालिटी को मेजर करके फिर एक ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स मेजर किया जाता है इन ऑर्डर टू हैव एन आइडिया कि हाउ आवर इकोसिस्टम अराउंड अस इज सस्टेनिंग इटसेल्फ, वो हेल्दी तरीके से मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन हैव एन आइडिया कि हमारा जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका एक अंदाजा लग जाएगा। अगर जीईपी इंडेक्स घट रहा है, इसका मतलब और इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज अनसस्टेनेबल इन नेचर। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ग्रीन जीडीपी पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था पहले। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है मैं इसीलिए करा रहा हूँ न्यूज, ये जो टॉपिक है, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है प्रश्न मेंस में ग्रीन जीडीपी पे। ये प्रश्न था
इसका मैंने यहाँ पे आंसर दे रखा है, आप प्लीज इसको पढ़ लें एक बार और फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी इज वेरी मच लिंक्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। और पिछले साल जैसे केयर इकोनॉमी पे पूछा था विच इज नॉट मोनेटाइज्ड, ग्रीन जीडीपी पे दोबारा से प्रश्न आ सकता है, तो इसलिए मैंने मेंस और प्रीलिम्स आज के दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन ग्रीन जीडीपी पे ही दिए हैं। दिस क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड बाय यूपीएससी। तो आंसर पढ़ें और फिर अटेम्प्ट करें। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हेमा कमिटी रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है दिस इज यूजफुल फॉर जीएस पेपर फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, दिस रिपोर्ट known as Hema Committee report has been drafted by a retired justice Hema of केरला गवर्नमेंट। देखिए, हुआ क्या कि केरला की सरकार ने साल 2017 में एक कमेटी बनाई हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस हेमा जी। ठीक है, इस कमेटी को काम दिया गया था कि जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है वहां पे विमेन सेफ्टी वर्किंग कंडीशन को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार करें, क्योंकि कई सारे केसेस आ रहे थे कास्टिंग काउच के। अपार्ट फ्रॉम अनसेफ वर्किंग कंडीशन कि टॉयलेट नहीं है अलग से या फिर अब चेंजिंग रूम अलग से नहीं है, ये सब अनसेफ वर्किंग कंडीशन के प्रॉब्लम थे। उसके अलावा एक मेजर प्रॉब्लम आ रहा था, इशू सामने आ रहा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच मीन्स asking for sexual favors in return of role in film and other such acting jobs। तो इसको कहा जाता है कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच के केसेस बहुत सारे सामने आ रहे थे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से। इसी कारण से केरला की सरकार ने एक कमिटी बनाई हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस हेमा जी। इस कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट किया साल 2019 में। तो है तो पुराना इशू ही, लेकिन आज द हिंदू के न्यूज़पेपर में इसमें पहले पेज पे डिस्कशन हुआ है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। दिस कमिटी हाईलाइटेड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय विमेन इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट बहुत फेस करना पड़ता है। कास्टिंग काउच एज पर दिस कमिटी इज अ रियलिटी, इट्स अ हॉरर, इट्स अ रियलिटी। और उसके अलावा लैक ऑफ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट तो है ही है। साथ ही साथ इस कमेटी के रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिस प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर फिल्म इंडस्ट्री। ऐसा नहीं कि सिर्फ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, ऑलमोस्ट ऑल सच सेक्टर्स, एक्टिंग रिलेटेड सेक्टर्स में ये प्रॉब्लम रैम्पेंट है। इस कमेटी ने एक प्रॉपर रोड मैप भी दिया टू एड्रेस दिस इशू, बट इसी आर्टिकल में मेंशन किया गया है। आज ये आर्टिकल इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि इस कमेटी को रिपोर्ट सबमिट किए हुए 5 साल हो गए, बट अभी तक उस कमेटी के रोड मैप पे कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लिया गया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एंश्योर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर विमेन इन एक्टिंग इंडस्ट्री एंड ऑल्सो प्रिवेंट द अनएथिकल प्रैक्टिसेस लाइक कास्टिंग काउच। तो एथिक्स पेपर में ये जो हेमा कमेटी रिपोर्ट है इसका एक लाइन में कहीं आप जिक्र कर सकते हैं, इस एरिया में प्रश्न आ सकते हैं। कास्टिंग काउच पे प्रश्न आ सकता है एथिक्स में और एसए में, वहां पे हेमा कमेटी रिपोर्ट का आपको जिक्र करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये आर्टिकल पिक किया है। याद है मैंने चैप्टर 1 के डिस्कशन में, जिन बच्चों को मैं एथिक्स पढ़ा चुका हूं उनके चैप्टर 1 के डिस्कशन में एक टॉपिक आता है डिस्टिंक्शन इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। वहां पे हमने ये डिस्कशन किया था कि कई सारे लोग जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ओनर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये तो मेरी फैक्ट्री है, मेरी इंडस्ट्री है, या प्रोड्यूसर्स उनको लगता है तो मेरी फिल्म है, तो मैं जिसको काम दूं या ना दूं वो तो मेरा चॉइस है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अब मैं काम इस बेसिस पे दूंगा कि उसके बदले में मुझे सेक्सुअल फेवर रिटर्न मिले। यहां जाकर के अनएथिकल हो जाता है। आपकी फिल्म है, आपका इंडस्ट्री है, आपकी फैक्ट्री है, येट द प्लेस इज अ प्रोफेशनल वन एंड यू मस्ट मेंटेन प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एट दैट प्लेस। काम देने का एक ही बेसिस होना चाहिए कि इंसान को काम आता है कि नहीं आता है, दैट इज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी दैट अ पर्सन मस्ट मैनेज व्हेन डीलिंग इन प्रोफेशनल स्फीयर ऑफ लाइफ। ये हमने डिस्कस किया था। आपकी इंडस्ट्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी काम के लिए आप मैनेजर के रोल के लिए हायर कर रहे हैं, बट उसमें आप ढूंढ रहे हैं कि आई मस्ट गेट सेक्सुअल फेवर इन रिटर्न। दिस काइंड ऑफ माइंडसेट आर देयर विथ मेनी पीपल हु आर ओनर ऑफ बिग इंडस्ट्रीज और फिल्म इंडस्ट्रीज या फिल्म हाउस, बट दिस माइंडसेट हैज सम एथिकल कंसर्न्स। इट क्लियरली indicates or it clearly includes deviation from the concept of professional integrity. When you are in a professional sphere,
You must evaluate people on the basis of their professionalism, on the basis of their skill, capabilities, merit for that particular job on which you are going to hire that person. तो दैट इज द एथिकल कंसर्न एसोसिएटेड विद कास्टिंग काउच। इस पे अलग से प्रश्न आ सकता है कास्टिंग काउच पे, इसलिए मैं करा रहा हूँ। आजकल ऐसे के टॉपिक जैसे आ रहे हैं इसी तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं सीधे सीधे। इस बार आपने देखा उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप वगैरह पे चर्चा की। तो कास्टिंग काउच में एथिकल कंसर्न्स क्या है? मिसयूज ऑफ पावर है, इशू ऑफ कोवर्सन, फोर्स है, डिनाइल ऑफ डिग्निटी है, एंड ऑफ कोर्स डेविएशन फ्रॉम प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है। लाइटनिंग को लेकर के दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका प्रिडिक्शन कर पाना काफी कठिन है और लाइटनिंग जनरली स्ट्राइक्स ऑन ग्राउंड ओनली। थर्ड, वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट, इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इट इज नॉट जस्ट फॉर साउथ एशियन नेशंस बट जनरली डेवलपिंग कंट्रीज। चीटिंग डिवाइस, आई एम सो सॉरी, डार्क पैटर्न, अनएथिकल यूजर इंटरफेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पे अगेन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।